ठीक। तो चलो इसमें हम लोग सबसे पहले देखो कौन सी है, प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ठीक है, इसमें इंक नहीं दिया था। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। इससे हमें कोई भी चीज़ देखने की क्या होती है? अनुभूति प्राप्त होती है, यानी इसकी सहायता से ही हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो कह सकते हैं कि वस्तु को हम इसी के सहायता से देख पाते हैं ना, देख पाते हैं। अब देखो, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा, और इसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ तो गुण होगा ना। कौन सा गुण है बताओ? पहला, यह एक प्रकार का कौन सा ऊर्जा है? यह भौतिक ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है? देखो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देते हैं? गुण। क्या लिख देते हैं? गुण। ये कौन सा ऊर्जा है? भौतिक ऊर्जा। क्या है? अच्छा ठीक है, अगला क्या है? अच्छा चलो ठीक है, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलो ये भी ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक। अच्छा, इसकी प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक। और किसी को याद है कुछ और इसके बारे में? बोलो। अच्छा, अलग अलग माध्यम में जो इसकी चाल है वो क्या होगा? अलग अलग। बहुत बढ़िया। भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल होगा। भिन्न भिन्न माध्यम में चाल क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये एक से और पद्धति, ये क्या है? विद्युत की चुंबकीय तरंग दैर्ध्य। क्या है? जिसमें ऊर्जा एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में जुड़ा रहता है ना। क्या है? विद्युत की चुंबकीय तरंग दैर्ध्य। चुंबकीय तरंग दैर्ध्य, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, क्या होती है? देखो, दो चीजें होता है, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ जो होता है वो कैसे चलता है? सीधा। और अनुदैर्ध्य जो है वो कैसे चलता है? लहरा के, बल खा के, नहीं मतलब इस तरह से जिग जाएगा, है ना। तो हमारा ध्वनि जो है वो कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य। लेकिन प्रकाश कौन सा है? अनुप्रस्थ। अब देखो, प्रकाश का जो चाल है वो कितना होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलो और किसी को याद है कुछ? बताओ। पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है, भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पानी में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना होता है? तुम बताओ। 2.5। चलो ठीक, इतना होता है। और कोई पॉइंट इसमें किसी को ऐड करना है? चलो, कांच में। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है बाबू? कांच में कितना होएगा? कांच में 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? पक्का? और इसका प्रास भी होता है ना कुछ? क्या होता है इसका प्रास? इसका जो रेंज होता है, इसका प्रास
उसका रेंज यानी कि परास कितना होता है 4 गुना 10⁻⁻7 मीटर से 8 गुना 10⁻⁻7 मीटर तक। ठीक है, देखो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यह दोहरे स्वभाव का होता है, यह दोहरे स्वभाव का ना, दोहरे स्वभाव का होता है। ठीक है, पहला जैसे देखो दोहरे स्वभाव मतलब क्या हो जाएगा एक बार, प्रकाश कणिका और एक तरंग न, ठीक है, ये दोहरे स्वभाव का होता है, एक कणिका और दूसरा तरंग। अब ओवरऑल हम जो है प्रकाश देख लिए। अब एक चीज़ इसमें ध्यान से समझना, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है बउआ, सीधी रेखा में। किस रेखा में, सीधी रेखा में। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें तुम ऐड कर सकते हो, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। तो एक चीज़ यहाँ से देखेंगे, किरण, क्या चीज़, किसको कहते हैं किरण, प्रकाश के चलने की पथ को, चलने की पथ को, चलने की पथ को, किसके चलने की पथ को, प्रकाश के चलने की पथ को। ठीक है, प्रकाश क्या, चलो, तो प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब देखो किरणों का जो एक समूह है, किरणों के जो समूह है, किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार का, किरण पुंज कितने प्रकार का, किरण पुंज कितने प्रकार का, एक क्या होता है अपसारी, और दूसरा क्या होता है समांतर और अभिसारी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, जो एक बिंदु स्रोत से निकल करके कहाँ चली जाए, फैलती चली जाए। अर्थात इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक बिंदु स्रोत है और यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और क्या हो रहा है, फैलते चली जा रही है। तो ये क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। अब देखो इस समांतर किरण पुंज में क्या देखेंगे कि एक दूसरे के क्या जाए, समांतर, जैसे लेजर लाइट देखे हो ना। ठीक है, तो वो कौन सा किरण पुंज, माने ऐसा किरण पुंज जो किसी स्रोत से निकलकर एक दूसरे के क्या हो, उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, तो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाए, उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। अब देखो अभिसारी किसको कहेंगे, तो विभिन्न बिंदु स्रोत से निकल करके प्रकाश आए और एक बिंदु पर क्या हो जाए, अभिसरित हो जाए, माने जमा हो जाए ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी किरण पुंज। क्या इसको उल्टा दें, अच्छा चलो जी उलट जाओ बाबू, ऐसे ना उल्टाना है, ये तो घोलट गया। चलो कह रहा उल्टा दीजिए। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, ये मोटा मोटा जो था हमारा क्या था, बेसिक सा पॉइंट, ये समझ में आ गया पक्का। तो अब सारी किरण पुंज किसको कहेंगे, अच्छा समांतर किरण पुंज, अब सारी किरण पुंज। तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे,
एक चीज़ और देख लेते हैं कि भैया प्रकाश तो आ रहा है, जिक्र तो कर रहे इसका गुण क्या है, किरण पुंज क्या, लेकिन प्रकाश आता कहाँ से, प्रकाश का स्रोत क्या है ना। किसकी बात करेंगे, प्रकाश स्रोत की, किसकी, प्रकाश स्रोत ना, किसकी, प्रकाश स्रोत की। चलो कोई बताएगा प्रकाश स्रोत क्या है। चलो बहुत बढ़िया। और कोई, सिंपल सा बात है कि जो जो वस्तु हो या फिर क्या हो, जो वस्तु ग्रह या कुछ भी हो वो क्या करे, प्रकाश का उत्सर्जन करे। जो क्या करे, समझ में आ रहा है बात, प्रकाश उत्सर्जन करने वाले वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो, जब प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, तो इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है प्रदीप्त, क्या होता है, और एक होता है अप्रदीप्त। मतलब क्या, जिसके पास खुद का प्रकाश होगा वो क्या कहलाएगा, और जिसके पास खुद का नहीं होगा वो, जैसे देखो सूरज खुद का प्रकाश है, तारा, बल्ब, और वहीं देखो यहाँ पे चांद, खुद का प्रकाश नहीं है। ये हाँ, ये सूरज के प्रकाश के कारण क्या करता है, सिर्फ एक रिफ्लेक्टर का काम करता है ना। बेंच टेबल, जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। और जो प्रकाश उत्सर्जन करेगा, उत्सर्जन मतलब समझते हो ना, निकलना, क्या चीज़, जिससे प्रकाश निकलेगा और जिससे नहीं निकला वो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, प्रकाश कैसे चलता है हमेशा, तो प्रकाश के चलने के आधार पर, किस आधार पर, प्रकाश के चलने के आधार पर, चलने के आधार पर। पदार्थ कितने प्रकार के, पदार्थ क्या प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कौन होता है, पारदर्शी, और एक होता है पारभासी। चलो बहुत बढ़िया। और एक क्या हो जाएगा, अपारदर्शी ना। ठीक है, तो अब इसमें से हमको पारदर्शी के बारे में कौन बताएगा, बताओ। हाँ बोलो। अच्छा, जैसे हवा हो गया, है, जैसे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जिससे प्रकाश का मैक्सिमम भाग, यानी लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश आर पार कर जाए, उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पूर्ण रूप से यानी पूरे प्रकाश नहीं जाएगा, लेकिन प्रकाश का मैक्सिमम भाग, प्रकाश का मैक्सिमम भाग, जैसे 100 में 99% पास कर जाए, या 99.9% पास कर जाए। अब देखो कोई पदार्थ है तो वो तो कुछ ना कुछ अवशोषण करेगा ना। ठीक है, तो मैक्सिमम भाग जो है, प्रकाश का मैक्सिमम भाग क्या कर जाए, आर पार कर जाए, उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पारभासी किसको कहेंगे, जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग यानी बहुत कम भाग, प्रकाश का अधिकतम भाग, यहाँ लिख देते हैं अधिकतम भाग प्रकाश का, किसका, प्रकाश का अधिकतम भाग पार कर जाए, पार कर जाए ना। और यहाँ प्रकाश का आंशिक भाग ना, आंशिक भाग पार कर जाए,
जैसे घिसा हुआ कांच, नहीं घिसा हुआ कांच, हाँ घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज। अब बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ही रहने दो, ठीक। तो जिससे प्रकाश का अल्प भाग आर पार कर सके उसको क्या कहेंगे? पारभासी। और जिससे मैक्सिमम भाग, जिससे प्रकाश का मैक्सिमम भाग पार कर जाए उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। और जिससे निकलवे नहीं करे, आया तेजी से और टकरा करके लौट जाए, आर पार नहीं कर सके, उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी। ठीक है। अब देखो, जैसे वह मतलब वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं करे उसको क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, प्रकाश पार ही नहीं करेगा, प्रकाश आर पार ना करे, नहीं करे। जैसे मैं, जैसे दीवार, दीवार जैसे देखो दीवार हो गया, पत्थर हो गया ना, पत्थर हो गया, और भी बहुत सारा है, ठीक है, जिससे होकर के प्रकाश आर पार नहीं करे, रहने दो ना। तो जिससे प्रकाश आर पार नहीं करे वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। जिससे प्रकाश का अल्प भाग, अल्प भाग मतलब बहुत कम, तो उसको पारभासी। और जिससे प्रकाश का मैक्सिमम भाग पार कर जाए उसको क्या कहते हैं? अब चलो बकैती नहीं करो, ध्यान से सुनो। अब हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? परावर्तन। कौन सा पढ़ेंगे? परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश का। ठीक है, किसका परावर्तन? प्रकाश का। तो पहले थोड़ा सा हम क्या समझ लेते हैं? परावर्तन क्या क्या समझेंगे? किसको बोलते हैं परावर्तन? जब प्रकाश किरण आए और किसी सतह से टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में चले जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं? जैसे सपोज करो ये हमारा एक समतल सतह है और इधर से प्रकाश किरण आया और टकरा करके फिर इधर से चला गया, तो ये जो घटना हुई इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। और ये जो है ये हमारा क्या है? एक समतल सतह। अच्छा, अब ध्यान से समझो, ये हम मान लो एक मिरर, बचपन में देखे होगा ना कि आईना ले करके कहते हैं पकड़ पकड़ पकड़, खेले हो ना, तो वो सूर्य का प्रकाश कहाँ पर आया? आईना पर। आईना से हम रिफ्लेक्ट कर दे कहीं दूसरे जगह पर, है ना। तो किसी स्रोत से निकल के प्रकाश आया और किसी परावर्तक सतह से, किस सतह से? परावर्तक सतह से टकरा करके फिर उसी माध्यम में लौट गया, इसी घटना को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का परावर्तन। अब ध्यान से समझना, इसका क्या गो भाग? प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक क्या होगा? समरूप परावर्तन, परावर्तन, और एक क्या? असमरूप परावर्तन। चलो कोई बताएगा हमको? हाँ, अच्छा एक चीज ध्यान से समझो यहाँ पर, क्या ये जो सतह है प्लेन सतह है? कैसा सतह है? समतल है। इस पर प्रकाश आया और परावर्तित होकर के चला गया। क्या वक्र सतह पर भी परावर्तन होगा? वक्र सतह पर भी परावर्तन होगा? होगा, 100% होगा। यहाँ से आया इधर टकरा के जा सकता है ना। चलो, वक्र सतह पर भी प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समझने में? चलो अब देखो यहाँ पर बुआ क्या है? परावर्तन कितने प्रकार के? एक कौन? एक कौन? अब समरूप पता चल रहा है नाम से, कोई परावर्तक सतह है, ठीक है, कोई क्या है? एक परावर्तक सतह है, और इस परावर्तक सतह पर क्या हो रहा है? बहुत सारे किरण आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इस तरह से आ रहा है। सपोज करो ये आया और परावर्तन के बाद भी कैसा रह गया? एक दूसरे के समांतर रह गया। ठीक है,
यानी कहने का मतलब क्या कि मतलब किसी स्रोत से आता हुआ समांतर प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद भी कैसा रहे, समांतर बनी रहे, तो उसको कौन सा परावर्तन बोलेंगे, समरूप। लेकिन क्या हो जाएगा, किसी सतह से आता हुआ किसी स्रोत से आता हुआ समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, इस तरह से मान लो हमारा ये सतह है, ठीक है, खुरदरी सतह, ठीक है, परावर्तक सतह से पड़ने के बाद समांतर नहीं रहे। देखो ये आ रहा है समांतर, लेकिन परावर्तन के बाद समांतर है नहीं है, तो कौन सा परावर्तन, असमरूप परावर्तन। समझने में कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। अब देखो हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या चीज़ पढ़ेंगे, परावर्तन का नियम। किसके परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है, पूछता है कभी कभी, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, दांत तोड़ देंगे मार के। 5 कि 2 ना है, कितने नियम है, 2। चलो अब ध्यान से समझो, परावर्तन के नियम को हम लोग देखेंगे। तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन क्या देंगे, जो परावर्तन के नियम का पालन करे उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ये ध्यान से समझो, परावर्तन के समय, ठीक है, यहाँ ध्यान दो रे, ध्यान से समझना है। हम लोग जो है अभी परावर्तन समझ लिए, ठीक है। अब क्या चीज़ समझेंगे, परावर्तन का नियम। तो प्रकाश परावर्तन के दौरान, किसके दौरान, प्रकाश परावर्तन के दौरान, परावर्तन के दौरान जिस नियम का पालन करता है, ठीक है, जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित होता है ना, परावर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, या उस नियम को क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो अब वो जो नियम है वो कौन सा नियम है, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार पहला कंडीशन क्या होगा, आपतित किरण ना, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण ना, किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, बिंदु पर डाला गया अभिलंब ना, तीनों कहाँ होता है, तीनों एक ही, यहाँ पर तीनों लोग बसाए बस्ती में, चलो ध्यान दो, तीनों एक ही समतल में तल में होते हैं, ठीक है, समतल में होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझना, चलो ध्यान से सुनो, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान दोनों क्या होता है, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान क्या होता है, मान बराबर होता है, बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अब देखो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ से फिगर से ना, देखो अब देखो, ये किसी स्रोत से प्रकाश किरण आया और आने के बाद क्या हो गया,
परावर्तित हो गया। क्या हो गया? अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एक चीज है आपतित किरण, कौन सा किरण, और यहाँ फिर क्या है, एक परावर्तित किरण, फिर क्या है अभिलंब, और फिर क्या है एक आपतन बिंदु। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, किसी स्रोत से प्रकाश किरण आया और ये इस परावर्तक सतह से टकरा करके क्या हो गया, परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह है और इससे इस पर पड़कर क्या हो गया, परावर्तित हो गया। क्या हो गया? परावर्तित। तो देखो आपतित किरण किसको कहेंगे, किसी स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। अच्छा, परावर्तन के बाद जाने वाले किरण को जापतित किरण। बकलोल, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। एक बच्चा बोला था ना सर, परावर्तन के बाद जो किरण गुजरेगा उसको जापतित किरण नहीं बोल सकते हैं ना। चलो, आने वाले किसी स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण, और परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, है ना। अब ध्यान से समझना, ठीक, अब ध्यान से समझो। अब देखो ये क्या है, माने जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आएगा, माने आपतित किरण आएगा, उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। हमार मन न देखो, ये क्या हो गया, आपतन बिंदु, ये क्या हो गया, परावर्तित किरण, ये क्या हो गया, आपतित किरण। मुंह बंद करो ना। अब ध्यान से समझो, एक चीज क्या है, अभिलंब। क्या है, इससे नीचे। अब देखो अभिलंब किसको कहेंगे, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही क्या कहलाएगा, अभिलंब। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। ठीक है, यानी अब इस सब का अगर डिफिनेशन की बात करी जाए तो क्या कह सकते हो, आपतित किरण को किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण, और परावर्तन के बाद उस माध्यम में लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आया उस बिंदु को आपतन बिंदु। ठीक है, और जिस सतह पर ये सारी घटनाएं हुई, प्रकाश का परावर्तन हुआ, उस सतह को परावर्तक सतह, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब। और एक चीज ध्यान से समझो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन कौन कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहेंगे, आपतन कोण किसको बोलेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और इसको किससे सूचित करते हैं, आई से। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, जापतन कोण नहीं कहेंगे। चलो, कौन सा कोण कहेंगे, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, और इसको बउआ कौन चीज से सूचित करते हैं, आर से। तो देखो परावर्तन का दूसरा नियम क्या कह रहा है, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ठीक है, और पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, देखो आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। तो यहाँ से प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में आ गया सबको। अब हम लोग क्या सीखेंगे, प्रतिबिंब। क्या होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसी वस्तु का छाया होता है। छाया होता है, वस्तु का क्या होता है, छाया होता है। वस्तु का ध्यान से सुनो, देखो प्रतिबिंब किसी वस्तु का क्या होता है, छाया होता है। जो कैसे बनता है, जो, यहाँ ध्यान से सुनो, हम लोग आगे देखो, ध्यान सुनो, एक चीज़ पढ़ेंगे। पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में, और जब दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे लेंस के बारे में। किसके बारे में, लेंस के। और एक चीज़ ध्यान से समझो, अभी जो हमारा
पार्ट 1 है, मतलब पार्ट 1 है, पहला चैप्टर है, वो क्या है यहाँ पर लिख देते हैं चैप्टर 1 ना, चैप्टर 1, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन। अब ध्यान से समझो, पहला चैप्टर क्या है प्रकाश का, और दूसरा चैप्टर क्या है प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन में क्या चीज़ पढ़ेंगे, लेंस के बारे में। तो अपवर्तन में जो लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस में भी, यानी अपवर्तित किरण से भी प्रतिबिंब बनेगा और परावर्तित किरण से भी प्रतिबिंब बनेगा। तो सबको एक के साथ मिला करके हम पढ़ते हैं। तो प्रतिबिंब में क्या होता है, किसी वस्तु का छाया होता है जो परावर्तित अथवा, ध्यान से सुनो, जो परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों, ठीक है, अपवर्तित किरणों के वास्तविक या काल्पनिक कटान से प्राप्त हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब किसी वस्तु का क्या होता है, छाया होता है जो परावर्तित या अपवर्तित किरणों के कैसे कटान, वास्तविक या फिर काल्पनिक कटान से प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। अब देखो ये कितने प्रकार का होता है, क्या, 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का, पहला कौन सी, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या चीज, दूसरा क्या हो जाएगा बुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब ना। देखो क्या है, एक है वास्तविक प्रतिबिंब, एक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा बुआ, जब परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों का कौन सा कटान होगा, वास्तविक कटान होगा, तो उसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। यानी कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरण के वास्तविक कटान से, कौन कटान से, कटान से प्राप्त हो, कटान से प्राप्त हो, ठीक है। जो परावर्तित अथवा अपवर्तित किरण के नहीं होगा, याद है लेंस में जब पढ़ेगी तो वहाँ पे अवतल लेंस और उत्तल लेंस का कॉन्सेप्ट आता है, तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, परावर्तित अथवा अपवर्तित किरण के वास्तविक कटान से जब प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। देखो यहाँ पर हम अपवर्तित कहा लिखे हैं तो समझना है बात को, ठीक है। जब हम लेंस में पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में तो वहाँ लेंस पढ़ेंगे, तो उत्तल लेंस में बुआ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अब लेंस में परावर्तन होता है, अपवर्तन ना होगा, ठीक है। तो इसलिए डिफिनेशन हम एक के बार लिख लिए, वहाँ भी इसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जस्ट इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका परावर्तित अथवा अपवर्तित किरण के कौन कटान से, काल्पनिक कटान से, ठीक है। परावर्तित अथवा अपवर्तित किरण के काल्पनिक कटान से, कौन कटान से, काल्पनिक कटान से बने ना, काल्पनिक कटान से बने या प्राप्त हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखो थोड़ा सा दोनों की विशेषता के बारे में हम लोग देख लेते थे। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त, चलो किया जा सकता है, बहुत बढ़िया। दूसरे का क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, कैसा होगा, उल्टा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, उल्टा होता है, कैसा होता है, उल्टा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ये कैसा होता है, उल्टा। लेकिन वही काल्पनिक प्रतिबिंब में अगर हम देखेंगे
तो इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? सीधा होता है। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा। काल्पनिक कैसा होगा? वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंब समझने में किसी को कोई दिक्कत? आगे चलें। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे, क्या चीज़? दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण, ठीक है। चल, दर्पण क्या होता है बुआ? चमकीले से चमकीला सतह जो आपतित किरण को परावर्तित कर देता है। कौन सा सतह? इसमें हम दो चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा? चिकना सतह। कैसा? चिकना और चमकीला होगा, चमकीला सतह होगा, ठीक है, चमकीला सतह। और ये क्या करेगा? परावर्तित करती आपतित किरण को क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? दर्पण। क्या कहलाएगा बाबू? दर्पण कहलाएगा। अब देखो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो दर्पण हो गया। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? एक हो गया हमारा कौन? समतल दर्पण। और दूसरा क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। और ये इधर क्या हो गया? समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण किसको बोलेंगे? जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो। परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो। इसका परावर्तक सतह कैसा होगा बुआ? परावर्तक सतह समतल होगा। कैसा होगा? समतल, ठीक है। क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह समतल हो तो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण, ठीक है। परावर्तक सतह समतल हो तो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। और दूसरा चीज़, एक चीज़ हम देखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतिबिंब निर्माण का चीज़, प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अब देखो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा? देखो वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा, मतलब प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है। यानी कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होगा? बराबर। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। सपोज करो ये हमारा क्या है? एक समतल दर्पण है। और ये जो समतल दर्पण है, देखो समतल दर्पण में जो लंबवत किरण आती है ना, वो टकरा कर पुनः उसी रास्ते पर लौट जाती है। जैसे समतल दर्पण में अगर किसी कोण से सपोज करो यहाँ पे हमारा ये समतल दर्पण है, और जरा सा भी हल्का सा भी कोण, मतलब क्या कर देंगे ना, किसी कोण, यानी सीधा बिल्कुल लंबवत नहीं डाल करके 90 डिग्री के कोण से गुजारेंगे, तो क्या होगा कि परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर लौट जाएगा। लेकिन अगर 90 डिग्री से थोड़ा कम हो या थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो वो कुछ ना कुछ कोण बनाते हुए परावर्तित होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण से हम क्या करते हैं, परावर्तन मतलब समतल दर्पण पर प्रकाश गुजारते हैं, तो वो उसी रास्ते पर फिर से लौट जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु, और यहाँ से हम प्रकाश गुजार दिए, तो यहाँ पर से क्या हो गया? ये परावर्तित हो गया। लेकिन ये जो परावर्तित हुआ, तो ये यहाँ से हमको प्रतीत होगा कि प्रकाश जो है
यहाँ पर जो परावर्तित हो रहा है प्रकाश से, इधर से ये आपतित किरण है, इधर ये परावर्तित किरण। तो यहाँ से सपोज करो कोई व्यक्ति अगर देख रहा है यहाँ से, तो इसको क्या यहाँ से आता है वो प्रकाश दिखेगा? इसको तो लगेगा ना कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बन जाएगा? यहाँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ। और ये बीच में क्या है? अभिलंब। ठीक, तो ये चीज़ें समझ में आ गई? रहने दो ना। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आ गया कि वस्तु दर्पण से जितना आगे रहेगा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, यानी कि वस्तु दूरी बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब दूरी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ बताए थे कि जो लंबवत प्रकाश किरण जाएगा परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर लौट आएगा, है ना। और यहाँ पे आपतित किरण अभिलंब के बीच आई और यहाँ पे आर कोण बन रहा है। ठीक, आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो इस प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी कि वो कैसा होगा? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगा? काल्पनिक होगा। पहला तो प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक। और क्या होगा? सीधा। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा चीज क्या हो सकता है? आकार क्या होगा? वस्तु के समान। ठीक है, कैसा होगा? वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का। ठीक है, और क्या हो जाएगा? इसका आवर्धन, आवर्धन होता है। ठीक है, तुम सही से लिखी नहीं होगी वो अलग सी बात है। देखो, समतल दर्पण में जो बने प्रतिबिंब होते हैं उसका जो आवर्धन होता है वो कैसा होता है? हमेशा +1। तो इसका जो आवर्धन होता है वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? आवर्धन हमेशा कैसा होता है? +1 होता है। आवर्धन कैसा होता है? +1। ठीक, नहीं वीडियो में ये एक चीज़ और होता है बाबू, इसमें क्या होता है? एक पार्श्विक उत्क्रमण होता है। क्या होता है? पार्श्विक उत्क्रमण। पार्श्विक उत्क्रमण का मतलब क्या? जब हम लोग आईना के सामने खड़ा होते हैं, मिरर के सामने यानी समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, तो हमारा लेफ्ट का जो है, लेफ्ट वाला पोजीशन वो राइट में आ जाता है, राइट वाला पोजीशन लेफ्ट में आ जाता है। सपोज करो ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है, और अगर हम यहाँ पर ए लिखेंगे तो दर्पण में हमको कैसा दिखेगा? इस तरह से। अगर बी लिखेंगे इस तरह से तो दर्पण में हमको कैसा दिखेगा? इस तरह से। डी लिखेंगे इधर से तो दर्पण में डी इधर से दिखेगा। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? पार्श्विक उत्क्रमण। समझ में आ गया? चलो अब ध्यान से समझना, एक चीज़ और होता है इसमें इसके पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, और क्या हो जाएगा? ये दर्पण को है ना, हम पहले समतल दर्पण कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ इसका पॉइंट और एक देख लेते हैं कि अगर समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष वस्तु का वेग u मीटर प्रति सेकेंड हो, तो प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो प्रतिबिंब का वेग क्या हो जाएगा? 2u मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 2u मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझना, ठीक है, थीटा डिग्री के कोण पर रखे समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब किस पर निर्भर करता है? 360/थीटा के मान
पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। इस चीज़ को ध्यान से समझना है कि दो समतल दर्पण रखा हुआ है किसी कोण पर, ठीक है ना। अब थीटा डिग्री कोण है ना, अब जरूरी नहीं है कि दो ये हो, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे जितने पिलर्स हैं सब में हमने क्या कर दिया, चारों तरफ समतल दर्पण लगा दिया, इस पिलर में भी, उस पिलर में भी, उस पिलर में भी, इस पिलर में भी, ठीक है, और हम बीच में खड़े हो गए, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा। अगर हम अपने रूम में 10 समतल दर्पण को लगा लिए चारों तरफ से कुछ कुछ कोण पर, ठीक है, और बीच में हम खड़े हो गए, तो हमारे प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, है ना। तो वो किस पर डिपेंड करेगा कि दर्पण कितने डिग्री कोण पर रखा हुआ है, यानी थीटा डिग्री के कोण पर रखे समतल दर्पण के बीच, मतलब थीटा डिग्री के कोण पर रखे समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब किस पर निर्भर करता है। रखे की जगह झुके लिख देते हैं, थोड़ा सा बेहतर रहेगा, ठीक है। हाँ, तो 3 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन? एक कंडीशन होता है कि जब क्या हो, विषम आ जाए, जब क्या आ जाए। पहला कंडीशन देखो, अगर 360/थीटा का मान क्या आ जाए, विषम, क्या आ जाए, विषम आ जाए, विषम हो, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 360 बटा प्रतिबिंब की संख्या। ध्यान से समझना, अगर थीटा बट्टा 360/थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, का मान, विषम हो, ठीक है। अगर विषम हुआ, क्या हुआ, तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, n बराबर 360/थीटा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ कंडीशन हो गया कि अगर विषम होगा तब n बट्टा, मतलब n बराबर 360/थीटा होगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, कान खोल करके सुन लो बढ़िया से, ठीक है। दूसरा का कंडीशन क्या है बाबा, जब 360/थीटा का मान, थीटा का मान क्या हो, सम हो, क्या हो, सम हो, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, n बराबर 360/थीटा माइनस का 1 होगा। यानी कि अगर हम थीटा का मान रख देते हैं कुछ, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर पहला ये कंडीशन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, विषम, किसकी बात चल रही है, विषम की। तो अगर हम 40 डिग्री ले लेते हैं, कितना डिग्री ले लेते हैं, थीटा का मान कितना ले लिया, 40 डिग्री, तो किस पर डिपेंड करेगा, n पर, मतलब इमेज की संख्या। 360/थीटा पढ़ते, थीटा कितना है, 40, 0 0 खत्म, 4 9 36, तो n बराबर कितना आया, 9। तो ये प्रतिबिंब की संख्या 9 ही रहेगा, प्रतिबिंब की संख्या। लेकिन अगर वहीं पर बात चला है सम की, किसकी, अगर हम 40 नहीं लेकर के थीटा का मान कितना ले लेते हैं, 45, कितना ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 360/45 कटेगा कितना बार में, 8 टाइम में। कितना टाइम में, कितना टाइम में कट जाएगा, तो n कितना आया, 8। अब देखो बुआ कौन सी आ गया, सम, क्या आ गया, 8 क्या सम है या विषम है, सम है। तो इसके मान में से क्या कर देंगे, -1, क्या करेंगे, तो इसका जो मान आया कितना है, 8 है, इसमें से क्या कर देंगे, -1, तो यह n बराबर कितना हो जाएगा, 7। समझ में आ गया दोनों बातें, ठीक है। चलो अब तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर 360/थीटा का मान, थीटा का मान क्या हो, दशमलव में हो, मान किस में हो, दशमलव में हो, दशमलव में हो, तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी, प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, दशमलव से पहले की संख्या। ठीक है, दशमलव से पहले की संख्या। ठीक है, अब एक चीज़ देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल, कि अगर हम सपोज करो कितना ले लेते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं कि जिससे ये पूर्णतः नहीं कटे, थीटा बट्टा 360 पूर्णतः नहीं कटे, तो हम थीटा का मान कितना ले लेंगे, 50। कितना ले लिए, 50 ले लिए, 50 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 360 बट्टा 50 होगा। ये ख़त्म, 5 सत्ते 35, अब 5 दूना 10, कितना आ गया, 7.2। अब कितना आया बाबू, 7.2, n बराबर कितना आ गया, 7.2। तो यहाँ पर क्या बताया, दशमलव से पहले की संख्या, तो अर्थात n जो होगा वो कितना होगा, 7। यानी इसमें जो प्रतिबिंब, अगर दो समतल दर्पण 50 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, 7। ठीक, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, छोटा सा चीज़ एक रह गया कि समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग किस किस चीज़ों में होता है। तो पहला चीज़ तो तीखे मोड़ पर, तीखे मोड़ पर। दूसरा किस में होएगा, चेहरा देखने में। ठीक है, चेहरा देखने में। समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, अब हमारा समतल दर्पण खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, गोलीय दर्पण। ठीक, अब देखो यहाँ पे गोलीय दर्पण क्या होता है बउआ, एक खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का भाग, खोखले गोले का भाग होता है, जिसका बाहरी अथवा भीतरी भाग क्या होता है, रंगा होता है। ठीक है, रंगा होता है, रजतित होता है, ये सब बातें क्या है, एक ही है। और ये कितने प्रकार के होते हैं बाबा, कितने प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा का क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला क्या होता है अवतल और दूसरा क्या होता है उत्तल। अब बताओ अवतल दर्पण या और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण किसको कहेंगे, जैसे परावर्तक सतह। जैसे देखो यहाँ पे सपोज करो मेरा क्या है, चिकना हाथ, क्या है ये चिकना वाला भाग, इस तरह से करेंगे तो इसका परावर्तक सतह कैसा हो गया, धस गया, यानी चिकना भाग धस गया। तो जिस दर्पण का चिकना भाग या परावर्तक सतह कैसा हो, धसा हो। देखो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है मेरा हाथ है, एक भाग कैसा है, चिकना है, और एक भाग क्या है, थोड़ा सा रुखरा है ना। तो चिकना जो भाग है, चिकना भाग जो है, ठीक है, और पीछे वाला भाग थोड़ा सा क्या डार्क है। ठीक, अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो मेरा चिकना वाला भाग क्या धस गया, अर्थात प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो तो चिकने भाग से होगा ना। तो यानी कि परावर्तक सतह कैसा हो, धसा हो। परावर्तक सतह कैसा हो, धसा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, चलो, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, परावर्तक सतह धसा हो, और परावर्तन कहाँ से हो, भीतरी भाग से हो। कौन भाग से, भीतरी भाग से हो। क्या कहलाएगा बुआ, अवतल दर्पण। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा और परावर्तन भीतरी भाग से हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, लो अब उत्तल दर्पण देखते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा हमारा, अब सपोज करो इसको हम इस तरह से कर दिए, इस तरह से बेंड कर दिए। ठीक है, इस तरह से क्या कर दिए,
बेंड कर दिया। तो देखो ये हमारा चिकना वाला जो भाग है वो क्या हो गया, उभर गया। कैसा हो गया, उभर गया ना। तो यानी कि परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो। यहाँ पे क्या था, परावर्तक सतह धंसा हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह उभरा। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, उभरा हुआ हो। ठीक है, तो परावर्तक सतह कैसा होगा, परावर्तक सतह उभरा हो। दूसरा कंडीशन, इसमें जो परावर्तन होगा, परावर्तन बाहरी बाहरी भाग से। भाग से हो। ठीक है, क्या कहलाएगा बुआ, उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत, तो इसका जो फिगर होगा वो किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। परावर्तक सतह क्या है, धसा, और इसका परावर्तक सतह अगर इसी तरह से हम बनाएंगे तो इसका भीतरी भाग रंगा होगा और परावर्तक सतह ये बाहरी भाग होगा। ठीक है, उभरा हुआ। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किसी को कोई प्रॉब्लम। अब एक चीज़ देखेंगे, गोलीय दर्पण में उपयोग होने वाले पद, है ना। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में उपयोग होने वाले वो पद कितना हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, बताओ, बता सकता है कोई। एक चीज़ क्या होता है गोलीय दर्पण में, ध्रुव। क्या होता है, बोलने में दांती लग रहा है, क्या होएगा, ध्रुव, जिसको पोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। अब ध्रुव क्या होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव। गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होगा वही क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा ना। गोलीय दर्पण के ध्रुव को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। और इसको कौन चीज से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। कौन चीज से, पी से सूचित करते हैं। ठीक, दूसरा का चीज क्या हो जाएगा हमारा, केंद्र। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, अल्लाह, वक्रता केंद्र। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा, वो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे, ये क्या होता है, गोलीय दर्पण का केंद्र। क्या होता है, गोलीय दर्पण का केंद्र। ये सब नोट करते चलते तो तुम लोग को शॉर्ट नोट्स, इसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसी को क्या कहते हैं बुआ, वक्रता केंद्र। और इसको कौन चीज से सूचित करते हैं, सी द्वारा। इसको कौन चीज से सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। ठीक है, और तीसरा चीज क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब देखो वक्रता त्रिज्या की बात चल रही है, किसकी बउआ, वक्रता त्रिज्या। ध्यान से समझना, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे, यानी पी और सी के बीच की दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और इसको जो है कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, सूचित करते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, पक्का। ठीक है, मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष क्या हो जाएगा, एक चीज होता है ना मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ना, मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव हाँ। के ध्रुव से माने सिंपल सा बात है कि केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी, यानी पी और सी को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, यही क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा बाबा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब एक चीज होता है फिर फोकस। क्या हो जाएगा, फोकस। कैमरामैन फोकस करो ना,
फोकस इसी को बोलते हैं मुख फोकस भी। ये क्या हो गया, फोकस, और इसी को क्या बोलते हैं, मुख फोकस, है ना। अब क्या बोलते हैं इसको, मुख फोकस, है ना। तो वो मुख फोकस क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। मुख अक्ष के समांतर, कहाँ, इसको पहले एक फिगर बना लेते थोड़ा सा तो बेहतर रहेगा। ये सपोज करो हम क्या बना लिए, एक अवतल दर्पण का फिगर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ध्रुव, क्या है, ध्रुव, क्या है वो, ध्रुव, ये ध्रुव है, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक। तो यहाँ से जो यहाँ के बीच की दूरी होगी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या, क्या कहेंगे, यानी केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, उसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और केंद्र को और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको क्या कहेंगे, मुख अक्ष, क्या कहेंगे, मुख अक्ष। ये क्या हमारा ध्रुव, और ये क्या है, केंद्र, क्या है, केंद्र, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, है ना। अब वो ध्यान से सुनना, क्या चल रहा है, फोकस, क्या है, फोकस किसको कहेंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, मुख अक्ष, ये क्या है, मुख अक्ष। तो मुख अक्ष के समांतर, क्या चीज, मुख अक्ष के समांतर। यही सेम कंडीशन उत्तल दर्पण में भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, एक में मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रहा है, ये बिंदु पर मिलता है, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। और इसमें तो वास्तविक रूप से दिख रहा है कि ये मिल रहा है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, काल्पनिक रूप से दिखेगा। कैसा, काल्पनिक रूप से तो क्या कह सकते हैं इसको, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर समांतर दूरी को आपतित किरण, आपतित किरण किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है ना, मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहलाएगा, फोकस कहलाता है। ठीक है, फोकस कहलाता है। कहलाता है। वो एकरा कौन चीज से सूचित करते हैं, एफ से, एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे हम बात किए हैं कि आता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। क्या होता है, यहाँ तो कहाँ बिंदु, अरे ठीक तो है, समझ जाओ ना, ये इतना ठीक है। अब सपोज करो ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण है। यहाँ पे हम देखते हैं ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण हम गुजारे मुख अक्ष के समांतर, ये हमारा ध्रुव है। ठीक है, ये हमारा क्या है, केंद्र है, और इधर एक आभासी केंद्र भी होगा। ठीक है, मुख अक्ष के समांतर हम क्या किए, प्रकाश गुजारे। ये परावर्तन के बाद क्या इधर आएगा, नहीं, ये दूर भाग जाएगा। अब दूर जैसे ही भागा तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से मतलब गुजरेगा तो ऐसे दिखेगा, इस तरह से। तो देखो इस बिंदु पर क्या हो रहा है, ये बस ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कटान हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोले, मिलता हुआ क्या हो, प्रतीत हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फोकस। समझ में आ गया, ये उत्तल दर्पण है और ये कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो, एक चीज और होता है द्वारक।
क्या होता है? द्वारक। द्वारक। तो द्वारक किसको कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ के कोर को। एक चीज़ यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट है, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। चलो यहाँ पे हम लिखते, ठीक है। छठा पॉइंट, द्वारक। क्या चीज़? तो ये जो दर्पण दिख रहा है ना, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगी ना, उसी को क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी जिस भाग तक इसमें प्रकाश, जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो प्रकाश यहाँ पर भी आ सकता है। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कोर के बीच की जो दूरी होगी, उसी को क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ के कोर के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? द्वारक। समझ में आ गया बात? ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी, वही क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा, ठीक है। भागो। चलो एक चीज़ और होता है बाबू, ठीक है। एक चीज़ और होता है ना, फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। 7वां पॉइंट हम एक चीज़ देख रहे हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस हम लोग देख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है? ध्रुव है। ये क्या था? ध्रुव। ये हमारा क्या था? सेंटर, यानी कि केंद्र, वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है, वो क्या था हमारा? वक्रता त्रिज्या। और ये क्या है? मुख अक्ष। और इसके समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरा, वो क्या हमारा? वो क्या है? फोकस। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। समझ में आ गया? यानी कि फोकस से ध्रुव की दूरी, ध्रुव की के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? फोकस दूरी, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? और इसे जो है हम लोग क्या करते हैं, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। और इसे जो है, इससे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं ना, इसे सूचित करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में? चलो, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया।